नमस्कार दोस्तों, साइंस पॉइंट यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। जैसा कि हम लोग वेव्स चैप्टर को पढ़ रहे थे, फिजिक्स का चैप्टर है और इससे हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है और हम ये पिछले वीडियो में डिस्कस भी कर चुके हैं। और हम लोग यांत्रिक तरंगों के बारे में जान चुके हैं। तरंगे दो प्रकार की होती हैं, यांत्रिक तरंगे जिसको प्रत्यास्थ तरंगे भी कहा जाता है और विद्युत चुम्बकीय तरंगे जिसको अप्रत्यास्थ तरंगे कहा जाता है। यांत्रिक तरंगों के बारे में पूरी अच्छी तरीके से जानकारी ली है हम लोग। जैसा कि अनुदैर्घ्य दो प्रकार की होती है, अनुदैर्घ्य और अनुप्रस्थ। ठीक है, अनुदैर्घ्य तरंगे संपीड़न और विलयन के रूप में चलती है और ये ठोस, गैस और द्रव तीनों में संचरित हो सकती हैं, जबकि अनुप्रस्थ तरंगे श्रृंग और गर्त के रूप में चलती है और ये द्रव के सतह पे और ठोस में ही संचरित हो सकती हैं। अनुप्रस्थ तरंगे श्रृंग और गर्त के रूप में चलती हैं, ये बता चुके हैं। और इसमें अनुप्रस्थ तरंगों में माध्यम के जो कण होते हैं तरंग संचरण की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं, ये पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं। और अनुदैर्घ्य तरंग में क्या होता है, तरंग जो माध्यम के जो कण होते हैं तरंग संचरण की दिशा के समानांतर गति करते हैं, आगे पीछे समानांतर गति करते हैं, तो उसे अनुदैर्घ्य तरंगे कहते हैं। ये सारी चीज़ें पिछले वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं पार्ट 1 में। जो लोग नहीं देखे होंगे उसको देख सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे विद्युत चुम्बकीय तरंगे। विद्युत चुम्बकीय तरंगों के बारे में हम जान चुके हैं थोड़ा बहुत, मतलब क्या परिभाषा और इसके गुण को जाने थे। मतलब ये इस विद्युत चुम्बकीय तरंगों को संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है और ये निर्वात में प्रकाश के वेग से, जो कि 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड के गति से मतलब गमन करती हैं, संचरित होती हैं। और उनकी ऊर्जाएँ जो होता है चुम्बकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र में दोनों में समान रूप से संचरित होती हैं। और ये दोनों चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत होते हैं और तरंग संचरण की दिशा के भी लंबवत होते हैं, मतलब तीनों तीन दिशा में होता है 90 डिग्री पे। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके थे। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे विद्युत चुम्बकीय तरंगों के प्रकार। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले इसमें पढ़ लेते हैं कि विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम क्या होता है, जिसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहा जाता है। मतलब देखा जाए तो ये तरंगों का एक समूह होता है, तरंगों का समूह होता है। इसमें बहुत सारी तरंगें होती हैं और इन तरंगों के समूह को ही हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहा जाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कब कहा जाएगा, जब इन सभी तरंगों को या तो बढ़ते हुए आवृत्ति के क्रम में या घटते हुए आवृत्ति के क्रम में सजा दिया जाए, तो वो क्या हो जाएगा, उसे हम लोग क्या कह देंगे, विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम कह देंगे। जैसे क्या होता है कि रेडियो तरंगों की आवृत्ति कम होता है, ठीक है, उससे ज़्यादा होता है माइक्रो तरंगों का। मतलब देखा जाए तो R माइक्रो M, और क्या होता है उससे ज़्यादा इंफ्रारेड का होता है। ठीक है, देखिए जिसका आवृत्ति कम होगा उसका तरंग दर ज़्यादा होता है। ठीक है, तो या तो तरंग दर के हिसाब से सजाइए या आवृत्ति को ले लीजिए। अब किसी को आधार लेकर उसके बाद लाइट रेज होती हैं जिसको दृश्य प्रकाश तरंगे कहते हैं। उसके बाद UV रेज होती हैं, ठीक है, उसके बाद एक्स रेज होती हैं, उसके बाद गामा रेज होती हैं। ये मतलब देखा जाए तो ये एक्स रेज है। ठीक है, ये आवृत्ति के बढ़ते हुए क्रम है। क्या है, बढ़ते हुए क्रम। ठीक है, या तरंग दर का घटता हुआ क्रम है। अगर इनको इस क्रम में सजाया जाए तो उसी को हम लोग क्या कह देते हैं, विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम कहा दिया जाता है। क्या कहा दिया जाता है, विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम कहा जाता है। ठीक है, इतना समझ में आया कि विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम क्या है। मतलब तरंगों के समूह को एक उनके आवृत्ति के क्रम में या उनके तरंग दर के क्रम में सजा दिया जाए, घटते हुए बढ़ते हुए क्रम में सजा दिया जाए, तो उसको हम लोग क्या कह देते हैं, विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम में एक एक चीज़ को हम लोग पढ़ते हैं क्या होता है। सबसे पहले हम लोग रेडियो तरंग के बारे में जानेंगे। रेडियो तरंगे, देखिए रेडियो तरंगे जो होती हैं, रेडियो तरंग के बारे में सोचते हैं। देखिए आवेशित कणों कंपन के कारण ये उत्पन्न होता है। सबसे पहले रेडियो तरंगे जो होती हैं आवेशित कणों के दोलनों के कारण उत्पन्न होते हैं और इनकी आवृत्ति 500 हर्ट्ज किलोहर्ट्ज से लेकर 1000 मेगाहर्ट्ज तक परिवर्तित होती है। मतलब इनकी आवृत्ति का रेंज क्या है, 500 किलोहर्ट्ज से लेकर 1000 मेगाहर्ट्ज तक होता है। इनका उपयोग आयाम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में किया जाता है। आयाम मॉड्यूलेशन में 530 किलोहर्ट्ज से 1710 किलोहर्ट्ज तरंगों का उपयोग किया जाता है। इनका उपयोग पृथ्वी की सतह पर संचरण के लिए किया होता है। रेडियो में जो तरंगे होती थी वो कौन सी तरंगे होती थी, वो रेडियो तरंगे होती थी।
टीवी में भी मतलब टीवी में भी रेडियो तरंगों का ही उपयोग किया जाता है। टीवी में 50 मेगाहर्ट्ज से 800 मेगाहर्ट्ज तरंगों का उपयोग किया जाता है। टीवी में भी जो तरंगें यूज होती है, कौन सी तरंगें होती हैं, वो रेडियो तरंगें होती है। आवृत्ति मॉड्यूलेशन में 88 मेगाहर्ट्ज से लेकर 108 मेगाहर्ट्ज तक का भी प्रयोग किया जाता है। रेडियो तरंगों का ही प्रयोग फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन और एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन दोनों के मॉड्यूलेशन में किसका उपयोग होता है, रेडियो तरंगों का ही। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। देखिए जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो सेल फोन होता है, जो हमारा मोबाइल फ़ोन जिसको सेलुलर फ़ोन भी कहा जाता है, इसमें भी किसका उपयोग होता है, तो रेडियो तरंगों का यूज होता है इसमें भी, ठीक है। इसको याद रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट है। और इसकी जो आवृत्ति का परास होता है, क्या होता है, कितने तक होता है, 500 किलोहर्ट्ज से 1000 मेगाहर्ट्ज तक होता है। अब हम लोग ये इतनी जानकारी हो गई रेडियो तरंगों से। इसका रेडियो तरंगें कहाँ कहाँ, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में, और टीवी में भी रेडियो तरंगों का और सेल फोन में भी रेडियो तरंगों का उपयोग होता है। अब हम लोग जानेंगे ये सारा चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। माइक्रो तरंगे या सूक्ष्म तरंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे क्वेश्चन पूछा जाता है। ये डेली मतलब भौतिक जीवन में इसका उपयोग होता है माइक्रो तरंगों का, इसीलिए इनको पढ़ना जरूरी है, ठीक है। और इससे क्वेश्चन पूछता है डेली लाइफ साइंस अगर कह दिया जाए। इन तरंगों का उत्सर्जन निर्वात नलियों द्वारा होता है, मतलब समझिए कि वैक्यूम ट्यूब में होता है। इनकी आवृत्ति 1 गीगाहर्ट्ज से लेकर 300 गीगाहर्ट्ज, ये गीगा और मेगा, ये सारी जानकारी हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को होगा, ठीक है। अब देखिए इनकी आवृत्ति का जो रेंज है वो 1 गीगाहर्ट्ज से लेकर 300 गीगाहर्ट्ज तक, इसको याद रख सकते हैं, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन जो इसका डेली लाइफ यूज है, देखिए वायुयानों को नेविगेशन के लिए रडार, मतलब वायुयानों को नेविगेशन होता है, उसमें रडार में जो तरंगें यूज होती हैं वो कौन सी तरंगें होती हैं, माइक्रो तरंगें होती हैं, माइक्रोवेव्स होती हैं। माइक्रोवेव ओवन में भोजन पकाने में इसका तो आप लोग उपयोग हो ही रहा है, आप लोग देखे ही होंगे। जो ओवन होता है उसमें माइक्रोवेव भी यूज होता है, ठीक है। पिज़्ज़ा आप खाए होंगे तो पिज़्ज़ा कहाँ पकता है, माइक्रोवेव ही पकता है। चाहे आजकल बहुत सारी चीज़ें, मतलब ज़्यादातर उपयोग माइक्रोवेव ओवन का ही उपयोग हो रहा है। अब देखिए इसमें क्या होता है, माइक्रो ओवन में क्या होता है कि जो एक विशेष प्रकार का बर्तन यूज होता है, मेटल का, तो मतलब मेटल का बर्तन यूज करने से बचा जाता है माइक्रो ओवन में। माइक्रोवेव ओवन में क्या होता है कि माइक्रो जो तरंगे होती हैं वो डायरेक्ट हमारा जो खाना होता है उसमें जो जल के कण होता है उसको एनर्जी दे देती हैं, जिससे क्या होता है बर्तन को गर्म करने में जो हमारा एक्स्ट्रा एनर्जी लगता है उससे बचत होता है, और इससे ऊर्जा का भी बचत होता है, ठीक है। परमाणु तथा अणुओं की संरचना ज्ञात करने में माइक्रो तरंगों का यूज होता है। वाहनों तथा क्रिकेट की गेंदों को चाल ज्ञात करने में किसका उपयोग होता है, वाहनों तथा क्रिकेट के गेंदों की चाल ज्ञात करने में माइक्रोवेव्स का उपयोग होता है। इसके उपयोग से क्वेश्चन पूछता है, इसीलिए पढ़ना जरूरी है, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं माइक्रोवेव ओवन में। माइक्रो तरंगों का कहाँ यूज होता है, माइक्रोवेव ओवन में और रडार में। मतलब जो एरोप्लेन्स होती हैं उसके नेविगेशन के लिए रडार में जो माइक्रोवेव होता है, और माइक्रोवेव ओवन में, और वाहनों और क्रिकेट की दो ही इम्पोर्टेंट है, ये रडार में और माइक्रोवेव ओवन में। वाहनों तथा क्रिकेट की गेंदों की चाल ज्ञात करने में ये देख सकते हैं, ये 3 चीज़ें याद रख सकते हैं माइक्रोवेव्स का कहाँ उपयोग होता है, ठीक है। अब हम चलते हैं अगला तरंग पढ़ेंगे। देखिए इसमें लिखा भी है कि इसमें विद्युत चुम्बकीय माइक्रोवेव के बारे में, ओवन के बारे में लिखा है। इसमें विद्युत चुम्बकीय तरंगों के स्पेक्ट्रम का एक भाग, मतलब जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है उसका एक ही भाग नहीं यूज हो रहा है माइक्रोवेव्स का उपयोग, तरंगों का उपयोग भोजन को गर्म करने अथवा पकाने के लिए किया जाता है। माइक्रोवेव में चीनी मीठी अथवा विशेष प्रकार का बर्तनों का उपयोग किया जाता है, मतलब मेटल वाला नहीं यूज किया जाता है, उसके लिए एक अलग से बर्तन आता है। इनमें भोजन को गर्म करने तथा ऊर्जा व्यय नहीं होती है, क्योंकि ओवन में ऊर्जा सीधे जल के अणुओं से भोजन को प्राप्त हो जाती है, ठीक है। मतलब डायरेक्ट जल के अणु जो है हमारे भोजन में उसको मिल जाती है एनर्जी, इसलिए जल्दी से खाना भी पक जाता है, और जो बर्तन को गर्म करने में एक्स्ट्रा ऊर्जा लगता है उससे बचत, मतलब राहत मिलती है, ऊर्जा का बचत होता है, ठीक है। अब हम चलेंगे इंफ्रा रेडिएशन के बारे में पढ़ेंगे। इंफ्रा रेडिएशन मतलब औरक्त विकिरण के बारे में, ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का ही भाग है। इसकी खोज हर्सल नामक वैज्ञानिक ने किया था। इसकी खोज किसने किया था, हर्सल नामक वैज्ञानिक ने किया था, इसको याद रख सकते हैं। ये उसमें तरंगें कहलाती हैं, इसमें हीट होता है, ठीक है। ये तरंगें तप्त वस्तु या अणुओं से विकिरण से उत्पन्न होती है। जब अणुओं का विकिरण होता है
तो मतलब अणुओं के विकिरण रेडियो एक्टिविटी पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ सकते हैं। अच्छा है, जब कोई वस्तु बहुत अधिक टेम्परेचर तक गर्म कर दिया जाए तो उससे भी क्या होती है, अवरक्त किरणें निकलने लगती है। इनकी भेदन क्षमता बहुत अधिक होती है। इनकी आवृत्ति का रेंज याद कर सकते हैं, 3 × 10⁻11 हर्ट्ज से लेकर 4 × 10⁻14 हर्ट्ज की परास में होता है। इसका आवृत्ति का रेंज को हाईलाइट कर देना है, आप लोग ध्यान में रख सकते हैं। चिकित्सा से क्षेत्र में इसका उपयोग होता है, मतलब इंफ्रारेड रेडिएशन का। कैसे होता है कि फिजियोथेरेपी में जैसे लोगों को चोट लग जाता है, मांसपेशियों में खिंचाव हो जाता है, तो उसके लिए इसमें क्या होती है, ऊष्मा होती है। इससे सेकाई के लिए इन तरंगों का इंफ्रारेड रेडिएशन का यूज होता है। सेल फोन वाले उपकरण आप लोग देखे होंगे, टीवी के जो रिमोट होता था पहले, उसके आगे एक छोटा बल्ब लगा होता था। वो छोटा बल्ब भी किसका वो मतलब विकिरण रेडिएशन देता था, तो अवरक्त किरणों का, और इसी का उपयोग से मतलब टीवी कैच करता था। ठीक है, ठीक है। तो सेल में उपयोग आने वाले उपकरणों में थोड़ा सा सेंटेंस उल्टा लिख दिया है, मतलब जो रिमोट होता था उसमें अवरक्त किरणों मतलब उत्पन्न होती थी। ठीक है। मौसमों की भविष्यवाणी ज्ञात करने में देखिए क्या होता है, दिन में जो है मौसम का वेदर फोरकास्टिंग में जो होता है वो आसानी से किया जाता है, लेकिन रात में कैसे मौसम मतलब जो वेदर फोरकास्टिंग होगा, तो वेदर कास्टिंग के लिए फोरकास्टिंग के लिए क्या क्या हो जाता है, जो बादलों का जो होता है और कम ऊंचाई वाले मतलब एक विशेष प्रकार का मतलब इंफ्रारेड रेडिएशन उत्सर्जित करेंगे, और अधिक ऊंचाई वाले चाहे अलग अलग जो बादल होते हैं अलग अलग प्रकार के मतलब अलग अलग प्रकार के अवरक्त किरणें विकृत उत्सर्जित करते हैं या निकालते हैं। तो इससे क्या होता है, उससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि मतलब कब बारिश होगी और कब बारिश नहीं होगी, या ऐसे समझ सकते हैं कि एक निश्चित अलग अलग ऊंचाई वाले अलग अलग मतलब बादल अलग अलग क्या करते हैं, अवरक्त किरणों का उत्सर्जन करते हैं। जैसे कम ऊंचाई वाले कम रेडिएशन करेंगे और अधिक ऊंचाई वाले अधिक रेडिएशन करेंगे, तो इससे क्या होता है, इंफ्रारेड रेडिएशन की सहायता से वेदर फोरकास्टिंग की जाती है। ठीक है। फलों के सुखाने में क्या होता है, अवरक्त किरणों का उपयोग होता है। अब ये कैसे होता है, तो फलों डायरेक्ट क्या होता है, जैसे कोई फल है उसमें क्या है, जल के अणु हैं। अब क्या होता है कि इंफ्रारेड रेडिएशन इस पर डाला जाता है, तो ये जो जल के अणु होते हैं, ये इंफ्रारेड रेडिएशन में क्या होता है, हीट होता है। अब ये जल के अणु को क्या कर देगी, कंपित कर देंगे, वाइब्रेट कर देंगे, जिससे क्या होगा, ये उत्सर्जित होकर बाहर निकल जाएगा और फल से नमी दूर हो जाएगी, जिससे क्या होगा, विटामिन भी जो इस फल में होता है वो भी नष्ट नहीं होता है, चाहे अन्य पोषक तत्व भी जो होते हैं वो नष्ट नहीं होते हैं। इसीलिए इंफ्रारेड रेडिएशन का उपयोग फलों को पकाने में किया जाता है। सौर हीटर में ये तो नॉर्मल है, आप लोग देखे होंगे सौर सेल और सौर कुकर में जो यूज होता है वो किसका उपयोग होता है, सौर हीटर, सोलर हीटर में और सौर सेल में किस विकिरण का उपयोग होता है, तो अवरक्त किरणों का उपयोग होता है। ये पूछा है क्वेश्चन कि सूर्य के किन किरणों का उपयोग सोलर कुकर या सोलर हीटर में होता है, तो अवरक्त किरणों का उपयोग, क्योंकि सूर्य के प्रकाश भी क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, उसमें भी ये सारी तरंगें होती हैं अगर देखा जाए तो। ठीक है। तो उसमें केवल इंफ्रारेड रेडिएशन का उपयोग मतलब किसके रूप में होता है, मतलब सोलर सेल या सोलर हीटर या सोलर कुकर में होता है। ये कूलर लिखा है, सोलर कुकर होगा। ठीक है। अब हम लोग चलते हैं दृश्य प्रकाश किरणें या दृश्य किरणें, जिसको हम लोग लाइट रेस कहते हैं। इसका जो आवृत्ति का प्रास होता है 4 × 10⁻14 हर्ट्ज से लेकर 8 × 10⁻14 हर्ट्ज के मध्य होता है, जिसकी सहायता से हम लोग अन्य वस्तुओं को देखते हैं, उसके रंग को पहचानते हैं। ये क्या होती है, उसे ही हम दृश्य प्रकाश कहते हैं। ये इसमें 7 रंग होते हैं, बिग बियोर, जिसे हम लोग पढ़े हैं। ठीक है। जिसको हिंदी में बैनी, एक दूसरा ट्रिक होता है बैनी पिहाला या ऐसे कुछ के होता है, लेकिन बिग बियोर आसान होता है, हिंदी में याद करेंगे तो और कठिन हो जाएगा। इस क्षेत्र में आने वाली प्रकाश की किरणें आंखों द्वारा देखा जा सकता है, अभी बताया। इसकी आवृत्ति का रेंज देख सकते हैं कि 4 × 10⁻14 हर्ट्ज से लेकर 8 × 10⁻14 हर्ट्ज के मध्य होती है। दृश्य किरणों का उपयोग मनुष्य, जीव जंतु और अन्य वस्तुओं को देखने में, खानों की खोजों में और पृथ्वी की सतह पर उपस्थित जीव जंतुओं की खोजों में किसका उपयोग करता है, दृश्य प्रकाश का। अब हम लोग अगला पढ़ेंगे, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का अगला जो वेव्स पढ़ेंगे, जो अगला तरंग पढ़ेंगे,
वो है यूवी रेज। इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। यूवी या अल्ट्रावायलेट वेव्स कह सकते हैं। पराबैंगनी तरंगों का उत्सर्जन एक विशेष प्रकार के लैंप द्वारा किया जाता है, यूवी लैंप जिसको भी कहा जाता है। बहुत या कोई वस्तु बहुत अधिक तप्त हो जाए, बहुत ज़्यादा हीट उसको गर्म कर दिया जाए, तो उसमें से भी यूवी रेज का रेडिएशन शुरू हो जाता है। सूर्य सूर्य इन किरणों का एक महत्वपूर्ण उत्सर्जक है। सूर्य के प्रकाश में भी यूवी रेज होती हैं, ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं। लेकिन ये किरणें वायुमंडल में ओजोन परत द्वारा अवशोषित की जाती है। जो समताप मंडल में जो ओजोन परत है, वो उसके द्वारा सूर्य के प्रकाश की किरणों का यूवी रेज का अवशोषित हो जाती है, मतलब अवशोषण हो जाता है। ठीक है। इनकी आवृत्ति का रेंज 4×10⁻14 से लेकर 10⁻16, यहाँ क्या था 14 तक, और इसके आगे क्या है 16 तक। ठीक है। यूवी रेज का आवृत्ति का जो रेंज होता है। ठीक है। चोरों से सुरक्षा में अलार्म के रूप में इसका उपयोग होता है। जैसे यूवी रेज छोड़ दो घर के सामने और कोई गुजरेगा तो उसके जो डिस्टर्बेंस की रेट होगा, जिससे कारण अलार्म बज जाएगा, जिससे आपको पता चल जाएगा। देखे होंगे मूवी जो होता है उसमें लेज़र किरणें छोड़ी जाती है, जिससे क्या होता है कि जैसे कोई लेज़र रेज को काटता है तो अलार्म बज जाता है, जिससे पता चल जाता है। खनिज पदार्थों के प्रतिदर्श की जांच में, मतलब खनिज के प्रतिदर्श की जांच करने में, खनिज के जो स्पेसिमेन होता है जो उसकी जांच में ये उतना इम्पोर्टेंट है। अणुओं की संरचना ज्ञात करने में किसका उपयोग होता है यूवी रेज का। जीवाणुओं को नष्ट करने में, ये इम्पोर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछा है। ठीक है। अब अगला हम लोग चलते हैं, सॉरी घर से फोन आ रहा था। अगला हम लोग चलते हैं यूवी रेज के कहाँ यूज होता है। तो चिकित्सा में उपयोग आने वाले उपकरणों को शुद्ध करने में, जैसे ऑपरेशन थिएटर में जो मतलब हाई प्रिसाइज ऑपरेशन है, उसमें क्या होगा कि यूवी रेजों को धोने अगर देख कर दिया जाए, हम लोग पानी से धोते हैं, लेकिन पानी में भी अन्य बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, जिससे बचने के लिए उन चिकित्सा उपकरणों को किसकी से साफ करने के लिए किसका सहायता लिया जाता है, तो यूवी रेज का सहायता लिया। क्योंकि यूवी रेज क्या करती हैं, जीवाणुओं को मारने में मदद करती हैं या मार देती हैं। चाहे जल को शोधन में भी यूवी रेज का प्रयोग होता है। चाहे यूवी रेज का उपयोग लसिका सर्जरी जो होता है, आजकल फेमस हुआ है, आंखों का सर्जरी जो होता है, लसिक सर्जरी जिसको कहा जाता है, जिसका फुल फॉर्म होता है लेजर असिस्टेड इन सीटू केरेटोमाइलोसिस होता है। इसका उपयोग किए उसमें भी यूवी रेज का प्रयोग होता है। अत्यंत छोटे तरंग दैर्घ्य के कारण यूवी रेज किरणों का उपयोग लसिक सर्जरी में होता है। अगला जो वेब्स हैं वो एक्स किरणें, जिसको एक्स किरणें या एक्स रेज कहते हैं। इनकी खोज जर्मनी के वैज्ञानिक रांटजन ने की थी, रांटजन। ठीक है। इसके लिए इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था उस टाइम। इन किरणों की तरंग की आवृत्ति 4×10⁻16 हर्ट्ज से लेकर 3×10⁻21 हर्ट्ज के मध्य होती है। ठीक है। चिकित्सा में हड्डी जब टूटता है तो देखें एक्सीडेंट होता है, चाहे कोई भी चीज़ अगर आप गिरते हैं तो हड्डी का एक्सरे करवाते हैं, जिससे पता चलता है। या शरीर के अन्य भाग में अगर कोई पार्ट है, चाहे पत्थरी हो गया है, ये देखें लिखा ही है, तो उसके लिए एक्सरे कराते हैं, जिससे आपको पता चलता है। अभियांत्रिकी के क्षेत्र में ब्रिज के दरार का पता लगाने में या वेल्डिंग का जाँच करने में, वेल्डिंग का जो टेस्टिंग होता है, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग जो होता है, उसमें भी एक्सरे किया जाता है। ब्रिज का दरार ज्ञात करने में भी एक्सरे का प्रयोग होता है। ये इंजीनियरिंग क्षेत्र में बता रहा है। मेट्रो स्टेशन पर धातु या विस्फोटक पदार्थों को पता लगाने में, देखिए जैसे रेलवे स्टेशन पर जाते हैं तो क्या होता है, सामान को एक जगह लोड करते हैं और फिर दूसरी तरफ से उतार लेते हैं। उसमें क्या होता है, आपके सामान का पूरा एक्सरे होता है, वहाँ पे भी एक्सरे का प्रयोग होता है। जिससे क्या होता है कि आपके पूरे सामान का एक्सरे कर लिया जाता है। कोई मतलब विस्फोटक पदार्थ तो नहीं है या अन्य धातु मेटल वाला चीज़ तो नहीं है, कोई हथियार तो नहीं है, तो वहाँ पे भी किसका उपयोग किया जाता है, एक्सरेज का उपयोग किया जाता है। वैज्ञानिक अनुसंधान में, मतलब साइंटिफिक रिसर्च में भी एक्सरे का यूज होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे गामा किरणों के बारे में। ये सारे इम्पोर्टेंट है, जो इनका दैनिक जीवन में उपयोग है वो इम्पोर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछता है। ये आवृत्ति तो ध्यान में रख सकते हैं, लेकिन इससे क्वेश्चन उतना पूछता नहीं है। गामा किरणों की खोज रदरफोर्ड ने की थी, इसको ध्यान में रखिएगा। और रक्त किरणों का खोज किसने किया था, हर्शल नामक वैज्ञानिक है। एक्स किरणों का रॉन्टजन ने, ठीक है। गामा किरणों खोज रदरफोर्ड ने किया था। इनकी
चाल प्रकाश की चाल के बराबर होती है। प्रकाश का चाल तो आप सभी लोग को याद होगा, अगर नहीं याद है तो आप तैयारी करना छोड़ दीजिए, आपका बस का बात नहीं है, ठीक है। हम मजाक कर रहे हैं, नहीं याद है तो जान लीजिए, ठीक है। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। इनकी भेदन क्षमता अधिक होती है। सबसे अधिक भेदन क्षमता किसकी होती है? गामा रेज की होती है, इसको याद रखिएगा। सबसे अधिक अगर देखा जाए तो इन सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में। अब इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है? देखिए, जो रेडियो एक्टिव पदार्थ होता है उसमें से गामा रे निकलती है, ठीक है। रेडियो एक्टिव पदार्थ किसका होता है? जो भारी नाभिक होते हैं, जिसका क्या होता है? N/P होता है। N/P किससे ज़्यादा हो, ये शायद भूल रहे हैं, 1.5 से ज़्यादा होता है। तो वो नाभिक रेडियो एक्टिव, मतलब इन रेडियो एक्टिव विकिरणों का उत्सर्जन करती हैं। कौन कौन से? अल्फ़ा, जिसको हीलियम का नाभिक कहा जाता है, और गामा रेज का और बीटा रेज का उत्सर्जन करती हैं। चलिए, वो अगला मतलब दूसरा टॉपिक का बात है। लेकिन नाभिकीय अभिक्रियाओं को उत्पन्न करने में किसका उपयोग होता है? गामा रेज का उपयोग होता है, ठीक है। कैंसर या ट्यूमर के इलाज में रेडियोथेरेपी के लिए किसका उपयोग होता है? गामा रेज का। खाद्य क्षेत्र में माइक्रो ऑर्गेनिज्म या जीवाणु को नष्ट करने में, जो खाद्य क्षेत्र में मतलब जो होता है उसमें क्या होता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब सूक्ष्म जीवों को और जीवाणु को नष्ट करने में गामा रेज का उपयोग होता है। परमाणु की संरचना ज्ञात करने में गामा रेज का उपयोग होता है। ये सारी चीज़ें गामा रेज के बारे में है। देखिए, कैंसर में ज़्यादातर कोबाल्ट-60 से सदाई की जाती है। इसमें क्या होता है कि ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, इससे क्या होता है? गामा रेज उत्सर्जित होती है, जिसका उपयोग कीमोथेरेपी के रूप में या कैंसर या ट्यूमर के जो सिकाई होती है उसमें उपयोग किया जाता है। अब हम चलते हैं, ये जितना पढ़े हैं हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में पढ़े हैं, स्पेक्ट्रम के तरंगों के बारे में पढ़े हैं। अब थोड़ा सा इनको कैसे याद किया जाए। देखिए, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे रेडियो तरंगे, जिसका क्या होता है? आवृत्ति सबसे अधिक होती है, लेकिन तरंग दर सबसे अधिक होता है, आवृत्ति कम होती है अगर देखा जाए तो, ठीक है। इसके देखिए, मतलब इसके तरंग दर का दिया है, परास कितना दिया है? 0.1 मीटर तक। और फिर उससे थोड़ा सा ज़्यादा उससे छोटा तरंग दर किसका होता है? सूक्ष्म तरंगों का। जिसका तरंग दर कम है उसका आवृत्ति बढ़ जाएगा। तो ये रेडियो तरंगों का आवृत्ति, इसका तरंग दर ज़्यादा है तो रेडियो तरंग की आवृत्ति कम होती है, ठीक है। अब देखिए, उससे ज़्यादा किसका होगा? इसका तरंग दर कम हुआ तो सूक्ष्म तरंग में फिर अवरक्त किरणें आती है। ये उस तरंग दर का घटते हुए क्रम में दिया गया है। तरंग दर का घटते हुए क्रम में, वेवलेंथ का घटते हुए क्रम में दिया गया है। देखिए, सबसे पहले रेडियो तरंग आती हैं, फिर सूक्ष्म तरंगें होती हैं, अवरक्त किरणें आती हैं, प्रकाश तरंगें आती हैं, उसके बाद क्या आती हैं? पराबैंगनी प्रकाश किरणें आती हैं, उसके बाद एक्स रेज आती हैं, उसके बाद गामा किरणें आती हैं। ये तरंग दर का घटता हुआ क्रम है, आवृत्ति का बढ़ता हुआ क्रम। तरंग दर का घटता हुआ क्रम, आवृत्ति का बढ़ता हुआ क्रम, ठीक है। अभी हम लोग पढ़े हैं रेडियो तरंग का आवृत्ति लगभग उसका प्रास था 500 से 1710 शायद मेगाहर्ट्ज तक, 1000 तक समझिए मेगाहर्ट्ज तक। फिर उससे यहाँ तक आते आते कितना हो गया था? 10 के घात 16 तक पहुँच गया था गामा रेज तक आते आते। तो देखिए, इन सारे तरंगों का क्या है कि इसका रेडियो तरंग का तरंग दर ज़्यादा है तो आवृत्ति कम होगा, फिर इससे उससे ज़्यादा कम हो गया है तरंग दर तो आवृत्ति थोड़ा सा बढ़ जाएगा। इन दोनों में क्या होता है? उल्टा संबंध होता है। लेकिन हमको इसको याद करना है, सबसे बात है याद करना ज़रूरी है। इसका एक तरीका है कि याद कर सकते हैं। देखिए, RM ये तरंग दर का घटता हुआ क्रम है, रेडियो तरंगे माइक्रोवेव्स माइक्रो तरंगे, ठीक है। फिर क्या है? इंफ्रारेड I, उसके बाद लाइट रेज है L, उसके बाद UV है U, उसके बाद क्या है? मिटा दिए, RMIL U, ठीक है। उसके बाद क्या है? एक्स रेज है, उसके बाद गामा रेज है। इन कैसे याद करेंगे? राम ने आई लव यू बोलकर एक्स को गम में डाल दिया, गम से गामा हो जाएगा, एक तरीका है, याद कर सकते हैं इसको। आजकल तो ट्रिक से ही बहुत सारी चीज़ें याद की जा रही हैं। राम ने आई लव यू बोलकर एक्स को गम में डाल दिया, तो इससे आप याद कर सकते हैं। मतलब रेडियो तरंगे, उसके बाद M से माइक्रो, R से रेडियो तरंगे, M से माइक्रोवेव्स, और I से इंफ्रारेड, उसके बाद लाइट रेज, U से UV, और X से एक्स रेज, और Y से Y नहीं है, गामा है, गामा रेज, ठीक है। तो ये तरंगों का घटता हुआ क्रम, लेकिन आवृत्ति का बढ़ता हुआ क्रम है, ठीक है।
तो ये हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में हम लोग इतना जानकारी ले चुके हैं। अब थोड़ा सा तरंग संबंधी परिभाषाएं को देख लेते हैं। ये इम्पोर्टेंट है सारी चीज़ें, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं आयाम। साम्यावस्था से दोनों ओर कण का अधिकतम विस्थापन उसका आयाम कहलाता है। इसे ए द्वारा व्यक्त करते हैं। यदि विस्थापन ऋणात्मक हो तो भी आयाम धनात्मक राशि होती है, क्योंकि इसका और क्या है, इसका एसआई मात्रक मीटर होता है। आयाम देख लीजिए, दो तरीके से बता दे रहे हैं कि जैसे अभी हम अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण ले रहे हैं, किसके रूप में चलता है, श्रृंग और गर्त के रूप में, ठीक है। ये श्रृंग कहलाता है और ये गर्त कहलाता है, ठीक है। दोनों ओर अधिकतम विस्थापन, ये वाला जो दूरी है ना, यही कहलाता है आयाम। या तो इधर ले लीजिए, इधर लेंगे तो ऋणात्मक लेना पड़ेगा, लेकिन फिर भी क्या है, आयाम कभी ऋणात्मक नहीं होता है, उसे धनात्मक ले लिया जाता है, ठीक है। तो ये या तो ये और या तो ये, देखिए हम बराबर नहीं बनाए हैं, बराबर होना चाहिए, दोनों तरफ का आयाम बराबर होता है। तो ये क्या है, आयाम है। माध्य स्थिति से एक की ओर अधिकतम विस्थापन को क्या कहते हैं, आयाम कहते हैं। या ऐसे नहीं समझ रहे हैं तो सरल आवर्त गति के बारे में आप लोग सुने होंगे, पहले वही हमको पढ़ाना चाहिए, लेकिन चलिए ठीक है, इसके बाद सरल आवर्त गति को पढ़ा देंगे। जैसे क्या है कि ये पेंडुलम होता है, ये उसका माध्य स्थिति होता है, ठीक है। यहाँ से इधर अधिकतम, इधर मैक्सिमम यहाँ तक जाता है और फिर यहाँ से इधर तक। तो इसका ये माध्य स्थिति से इधर अधिकतम कितना दूरी तक गया है, उसके मतलब दूरी को ए कह देते हैं, आयाम कह देते हैं। इधर कितना दूरी तक गया है, इसके क्या कहते हैं, ए कह देते हैं, आयाम कह देते हैं, ठीक है। तो यही होता है आयाम। साम्यावस्था से दोनों ओर कण का अधिकतम विस्थापन उसका आयाम कहलाता है। इसे ए द्वारा व्यक्त करते हैं। आयाम हम उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं अगला परिभाषा पे, आवर्तकाल। आवर्तकाल है कि माध्यम के किसी कण द्वारा एक कंपन में लगा समय आवर्तकाल कहलाता है। सामान्यतः इसे टी से प्रदर्शित करते हैं। इसका एसआई मात्रक सेकंड होता है, ठीक है। अब इसको समझ लेते हैं। आवर्तकाल क्या होता है कि जैसे एक चक्कर, इसको समझना जरूरी है। देखिए अभी हम पेंडुलम बनाए थे, पेंडुलम ले लीजिए, ठीक है। एक दोलन यहाँ से गया, फिर यहाँ आया, ऐसे पूरा एक दोलन करने में जो समय लगा उसे हम लोग आवर्तकाल कहते हैं। या ऐसे समझ लीजिए कि मान लीजिए अनुप्रस्थ तरंग चल रहा है, ठीक है। यहाँ से ये तो एक चक्कर हुआ नहीं, एक तो ये तो 180 डिग्री हुआ यहाँ तक, इन दोनों गोला को मिला देंगे तो ये सर्किल बन जाएगा ना। तो एक दोलन करने में लगा समय, एक दोलन करने में लगा समय को क्या कहते हैं, हम लोग आवर्तकाल कहते हैं। एक दोलन या एक कंपन में लगा समय क्या कहलाता है, आवर्तकाल। या कोई व्यक्ति, कोई कण या वो व्यक्ति क्या है, वो वृत्तीय गति कर रहा है, तो यहाँ शुरू किया और फिर यहाँ तक आने में जो समय लगा उसे हम लोग क्या कह देते हैं, आवर्तकाल कहते हैं। क्या कह देते हैं, आवर्तकाल। एक चक्कर या एक दोलन या एक कंपन में लगा समय क्या कहलाता है, आवर्तकाल कहलाता है। इसको ध्यान रखिएगा। सामान्यतः इसे टी से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक प्रति सेकंड होता है। इसका मात्रक इसका मात्रक सेकंड होता है। गलत बोल दिए। इसका मात्रक क्या होता है, सेकंड, क्योंकि टाइम है तो टाइम का मात्रक क्या होता है, सेकंड ही होता है। तो अब देखिए, अब हम लोग आवर्तकाल पढ़ चुके हैं, आयाम पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे आवृत्ति के बारे में। देखिए छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन क्वेश्चन आ जाता है तो नहीं हो पाता है। अब देखिए हम लोग आवृत्ति के बारे में पढ़ेंगे। अभी हम लोग पढ़े आवर्तकाल, मतलब एक दोलन या एक चक्कर या एक कंपन करने में लगा समय क्या कहलाता है, आवर्तकाल कहलाता है। माध्यम में उपस्थित किसी कण द्वारा प्रति सेकंड किए गए कंपनों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। माध्यम में कण है कोई, या ऐसे समझ लीजिए कि एक सेकंड में किए गए दोलनों की संख्या, मान लीजिए पेंडुलम है, पेंडुलम को पहले समझा दे रहे हैं, ठीक है। एक सेकंड में ये मान लो तीन चार बार ऐसे घूम गया, 4 बार घूम गया, तो इसकी आवृत्ति कितनी होगी, एक प्रति सेकंड किए गए दोलनों की संख्या क्या कहलाती है, आवृत्ति। या प्रति सेकंड किए गए कंपनों की संख्या क्या कहलाती है, आवृत्ति। या प्रति सेकंड किए गए चक्करों की संख्या क्या कहलाती है। जैसे कोई कण है या वस्तु है, एक सेकंड में ये 4 चक्कर लगा दिया, क्या कर दिया, 4 चक्कर लगा दिया, तो इसकी आवृत्ति क्या हो गई, 4 हर्ट्ज हो गई। आवृत्ति का मात्रक क्या होता है, हर्ट्ज होता है। अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो माध्यम में उपस्थित किसी कण के द्वारा प्रति सेकंड किए गए दोलनों की संख्या को हम लोग आवृत्ति कहते हैं। इसे एन या भी से प्रदर्शित कर, भी मत लीजिएगा, केवल एन से ही लीजिएगा, क्योंकि एन ही सही है। आवृत्ति का मात्रक कंपन प्रति सेकंड या हर्ट्ज होता है। हर्ट्ज, जिसे रुडोल्फ हर्ट्ज के समान में क्या
इसका मात्रक का नाम हर्ट्ज रखा गया है। रुडोल्फ हर्ट्ज के समान में इसके मात्रक का नाम हर्ट्ज रखा गया। अब देखिए आवर्तकाल और आवृत्ति में संबंध क्या होता है, तो टी इक्वल टू होता है 1/n, 1/n होता है, क्या होता है 1/n, या n इक्वल टू क्या होता है 1/t होता है, n इक्वल टू क्या होता है 1/t होता है, ठीक है। तो हम लोग आयाम जान लेंगे, आवर्तकाल जान लिए और आवृत्ति और आवर्तकाल में क्या संबंध होता है ये सारा जान लिए। आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज होता है, जिस रुडोल्फ हर्ट्ज वैज्ञानिक के नाम पे रखा गया, ठीक है, उनके सम्मान में, उनके रेस्पेक्ट में इसका आवृत्ति का मात्रक का नाम हर्ट्ज दिया गया, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं वेवलेंथ के बारे में जानते हैं। वेवलेंथ माध्यम में किसी कण द्वारा एक कंपन में पूरा करने में तरंग द्वारा तय की गई दूरी तरंग दैर्घ्य कहलाती है। सामान्यतः इसे लेम्डा द्वारा व्यक्त करते हैं, इसका एसआई मात्रक मीटर होता है, ठीक है। आसान शब्दों में समझ लीजिए, अगर समझना है तो माध्यम किसी कण द्वारा एक कंपन पूरा करने में तरंग द्वारा, बात सही है ये भी, लेकिन एक बात समझ जाइए, तरंग दैर्घ्य किसे कहेंगे। जैसे हम अनुप्रस्थ तरंग का बार बार उदाहरण इसलिए रहे हैं कि उससे समझाना आसान होता है। ये क्या है, अनुप्रस्थ तरंग चल रहा है, ठीक है, ये थोड़ा उल्टा सीधा बन रहा है, ये यहाँ बना रहा है, ऐसे चला ऐसे चला ऐसे चला, ठीक है। ये क्या होता है श्रृंग, और ये क्या होता है गर्त, ये फिर श्रृंग और ये गर्त। तो क्रमागत श्रृंगों के बीच की दूरी क्या कहलाएगा, तरंग दैर्घ्य कहलाएगा। दो क्रमागत श्रृंगों के बीच की दूरी या दो क्रमागत गर्तों के बीच की दूरी क्या कहलाएगा, तरंग दैर्घ्य कहलाएगा। परिभाषा याद करना है तो याद कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको ऐसे समझना है तो समझ सकते हैं, ठीक है। दो क्रमागत श्रृंगों के बीच की दूरी, दो क्रमागत श्रृंगों के बीच की दूरी या दो क्रमागत गर्तों के बीच की दूरी क्या कहलाता है, तरंग दैर्घ्य कहलाता है। ये श्रृंग हुआ यहाँ से यहाँ, यहाँ या यहाँ से यहाँ, या इसका आधा ये वाला ले लीजिए भाग, और एक और बनाना पड़ेगा और इसका ये वाला भाग ले लीजिए, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है, तरंग दैर्घ्य कहलाता है। क्या कहलाता है, तरंग दैर्घ्य। या ऐसे समझ लीजिए कि एक कंपन का पूरा माध्यम किसी कण द्वारा एक कंपन पूरा करने में तरंग द्वारा तय की गई दूरी तरंग दैर्घ्य कहलाती है। इसको याद कर सकते हैं, याद करने के लिए, जिसे लेम्डा से व्यक्त करते हैं। इसका एसआई मात्रक क्या होता है, मीटर होता है, ठीक है, इसको याद कर सकते हैं। देखिए अब तरंग संख्या क्या होता है, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये, लेकिन समझ लेते हैं। एकांक लंबाई में उपस्थित तरंगों की संख्या को तरंग संख्या कहते हैं। एक एकांक लंबाई मतलब 1 मीटर ले लीजिए, 1 मीटर में कितने उसके तरंग बन रहे हैं, मतलब कितना श्रृंग और गर्तों का जोड़ा बन रहा है, उसी वही क्या कहलाती है, तरंग संख्या कहलाती है, ठीक है। अब लोग इसे सामान्यतः भी नेगेटिव या भी बार से कहा गया है, लेकिन लेम्डा भी बार से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक मीटर प्रति मीटर होता है। अब हम लोग समझते हैं तरंग संचरण में कंपन करते हुए किसी कण का किसी क्षण कला, उस क्षण के कला हम लोग अपने तरीका समझते हैं। फेज क्या होता है, कला, ठीक है, और फेज डिफरेंस क्या होता है, ये, और पार्ट डिफरेंस क्या होता है। इन चीज़ों को, तीनों चीज़ों को एक साथ समझते हैं। पहले ये फेज और फेज डिफरेंस को समझ लेते हैं। जैसे कोई झूला झूले होंगे, ठीक है, झूला झूले होंगे तो एक बार ये माध्य स्थिति से इधर जाते हैं, फिर एक बार इधर जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया आपका एक कला, ठीक है, ये एक कला हुआ, मतलब आपका उस समय स्थिति क्या है, ये एक कला हो गया, ठीक है। अभी आपका स्थिति क्या है, आप माध्य स्थिति से 0 डिग्री पे हैं, मतलब न थोड़ा सा भी चले नहीं है। फिर आप माध्य स्थिति से मान लीजिए 90 डिग्री या कुछ भी मान लीजिए 45 डिग्री, तो अभी आपका कला क्या हो गया, आप माध्य स्थिति से 45 डिग्री आगे हैं या पीछे। इसको पॉजिटिव लेंगे तो फिर इसको निगेटिव लेना पड़ेगा। फिर आप माध्य स्थिति से इधर आ गए 45 डिग्री, तो अभी माध्य स्थिति से आप निगेटिव 45 डिग्री हैं, मतलब निगेटिव मतलब दूसरे दिशा में 45 डिग्री है। ये हो गया आपका, मतलब उस समय की स्थिति को दर्शाता है। आप वो तरंग जो है किस स्थिति में है उसकी मतलब दशा को दर्शाने के लिए फेज का उपयोग किया जाता है, ठीक है, कला का उपयोग किया जाता है। ये हो गया कला हो गया। अब होता है कलांतर। दो कंपित कणों को
अब देखिए कलांतर क्या होता है, अब इसको थोड़ा सा उस पर ही समझ लेते हैं। अब देखिए क्या है, जैसे मान लीजिए अनुप्रस्थ तरंग चल रही हैं श्रृंग और गर्त के रूप में, तो अभी देखिए ये कितना डिग्री चला, ये π/2, ठीक है। फिर यहाँ तक आया, अभी यहाँ तक देखा जाए तो π/2, यहाँ तक आया 3π/2। तो ये सारा चीज़ क्या है, अगर देखा जाए तो दोनों का अंतर क्या कहा जाएगा, कलांतर। अभी ये π/2 पे है और फिर इधर 3π/2, तो ये दोनों के जो कला में जो स्थिति का अंतर है उसे ही हम कलांतर कहते हैं। अब पथांतर क्या होता है, पथ और पथांतर क्या होता है, इसको समझ लेते हैं। पथ और पथांतर क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कोई तरंग है, इसको चलना कितना है, यहाँ तक आना है, ठीक है। इस पॉइंट से, इस ए से पॉइंट से बी पॉइंट तक आना है। ये पहली तरंग है, ये पहली तरंग है। इन्होंने जो रास्ता तय किया ऐसे तय किया, इन्होंने कुल मतलब दूरी विस्थापन नहीं, दूरी की बात कर रहे हैं। यहाँ से ऐसे ऐसे घूम के इसको नापा गया, तो ये कितना आया, ये आया 10 मीटर। क्या आया, 10 मीटर। लेकिन दूसरी तरंग जो है ऐसे ऐसे चली है, ऐसे 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 ऐसे, आज इसको नापा गया तो ये 12 मीटर चली। मतलब क्या है, पथों का अंतर, मतलब एक जगह से दूसरे जगह जाने में जो तय दूरी है उसके अंतर को हम लोग क्या कहते हैं, पथांतर कहते हैं। एक देखिए, दो कंपित कणों के साम्यावस्था से तय दूरियों का अंतर को हम लोग क्या कह देते हैं, पथांतर कह देते हैं, ठीक है। मतलब एक सेम दूरी तय करना है, मतलब सेम पॉइंट तक जा रहा है, लेकिन ये तरंग कम दूरी तय कर रही है, ये तरंग ज़्यादा दूरी तय कर रही है। दोनों के पथों का अंतर को हम लोग क्या कह देते हैं, पथांतर कह देते हैं, ठीक है। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे इसको समझने, एक थोड़ा छोटा सा टॉपिक है, इसको समझ लेते हैं। तरंग की चाल, तरंग क्या होता है देख लेते हैं। तरंग की चाल, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछता है। 1 सेकंड में तरंग द्वारा तय की गई दूरी तरंग की चाल कहलाती है। इसे भी से प्रदर्शित करते हैं, जिसको भी एन लैम्डा कहा जाता है। एन क्या होता है, आवृत्ति होता है। लैम्डा क्या होता है, तरंग दैर्घ्य होता है। ये इस पे न्यूमेरिकल आता है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। अब हम लोग जो अगला एक और 2 पार्ट अभी और आएंगे, क्योंकि बहुत लंबा चैप्टर है, ठीक है। इसको आसानी अच्छा से समझ के पढ़ेंगे, क्योंकि इससे क्वेश्चन आए तो छूटे ना। और ये चीज़ ख़त्म करने के बाद फिर हम इस चैप्टर का पूरा न्यूमेरिकल कराएंगे। जितना भी रेलवे में प्रीवियस ईयर में जितना भी क्वेश्चन आए हैं इस चैप्टर से, उन सारे क्वेश्चन को एक वीडियो में हम बता देंगे। थोड़ा सा लेंदी है, लेकिन एक बार पढ़ने के बाद फिर आपको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो चैप्टर पढ़ लेंगे, मैं मतलब गारंटी दे सकता हूँ कि आपको लगभग 90% क्वेश्चन उस चैप्टर से आपका नहीं छूटेगा, ठीक है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोग को वीडियो में जानकारी अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक करिए, और अपने दोस्तों को भी एडवाइस कीजिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और पढ़ने के लिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।